हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैकडामन। तो आज मैं एमसीएल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओवरमैन का, जूनियर ओवरमैन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीएल की तरफ से, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए ये करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप ब्लैक डायमंड में जाके कोर्स परचेज करना चाहते हैं जो कि एमसीएल का स्पेशल बैच है, तो आप प्ले स्टोर में जाके ब्लैक डायमंड ऐप सर्च करेंगे। ये ब्लैक डायमंड यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ब्लैक डायमंड ऐप को 5 स्टार रेटिंग है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे 2 बैच दिखेंगे, एक मेटल का, एक कोल का। तो ये जो माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बैच है, बेसिक टू एडवांस, ये एमसीएल का स्पेशल डेडिकेटेड बैच है। तो इसको आप ले सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी परचेस कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लास भी होता है और रिकॉर्डेड भी मैं डालूंगा आने वाले टाइम में। लाइव का क्लास का ही रिकॉर्डेड मिलेगा, मतलब टेक्निकल पोर्शन हो चाहे नॉन टेक्निकल पोर्शन हो, पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसमें लेना है तो जल्दी ले लीजिएगा क्योंकि प्राइस अब इंक्रीज करने वाला है। चलिए, तो एमसीएल का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मैन राइडिंग सिस्टम अगर आपको लगाना है तो उस केस में लेंथ ऑफ इंक्लाइन कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए इंक्लाइनेशन कि अगर बताइए कन्वेयर बेल्ट आप लगा रहे हैं तो उसका इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए, अगर आप रॉ फॉलेज लगा रहे हैं तो उसका इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए, अगर आप वॉकवे लगा रहे हैं तो उसका इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए, और अगर आप ग्राउंड मतलब जनरल इंक्लाइनेशन की बात करें तो जनरल इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए। मतलब अगर एक अंडरग्राउंड माइंस है तो अंडरग्राउंड माइंस में अंदर जाने के जनरली 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि आप शाफ्ट के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा हो सकता है आप इंक्लाइन के थ्रू जा सकते हैं। शाफ्ट में हमारा केज सिस्टम चलता है तो केज सिस्टम के थ्रू शाफ्ट में हम लोग जाते हैं, और इंक्लाइन में अगर हम बात करें तो इंक्लाइन में या तो हम पैदल जा सकते हैं या फिर हम लोग मैनवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैनवे होता है, मैन राइड होता है, इसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी मोनोरेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं इंक्लाइन में कितना कितना इंक्लाइन किसका किसका होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली मैं बता रहा था इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन में आपका अगर बेल्ट कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर बेल्ट कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है तो इसका जो जनरल इंक्लाइनेशन होता है नॉर्मली, जो कि आपका होता है 1/3 से लेकर के 1/5, और यही वाला इंक्लाइनेशन यानी कि 1/3 या 1/5 इंक्लाइनेशन है, इससे कम इंक्लाइनेशन है प्लस अगर 1 किलोमीटर है तो उस कंडीशन में हम लोग बेल्ट कन्वेयर भी लगाते हैं और मेन राइडिंग सिस्टम भी लगाते हैं। ठीक है, मेन राइडिंग सिस्टम भी लगाते हैं। मेन राइडिंग सिस्टम हम लोग एक तो 1 किलोमीटर पे लगा सकते हैं, या फिर अगर हजार्डियस रोड है ना, आरडीएस रोड है, मतलब खतरनाक रास्ते हैं, उबड़ खबड़ है, नीचे जैसा तैसा है, तो उस केस में भी हमको मेन राइडिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। तो बेल्ट कन्वेयर का जनरल इंक्लाइनेशन 1/3 से लेकर के 1/5 होता है। अगर मैं रॉ फॉलेज की बात करूं तो 1/6 से लेकर के 1/8 रॉ फॉलेज के लिए इंक्लाइनेशन रखना पड़ता है, जो रास्ते हैं उनका इंक्लाइनेशन। अगर मैं नॉर्मली वॉकवे की बात करूं या जनरल इंक्लाइनेशन की बात करूं तो इन दोनों केसेस में 1/4 से लेकर के 1/6 एक जनरल इंक्लाइनेशन माइंस में देखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वो यह है जनरल, अगर अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये सवाल तो है, ये तो आपको पता ही होगा यार, ठीक है, कि 19% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी सवाल बनते हैं इसके साथ साथ, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वो सब का सब याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है कहीं पर भी 19% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं CH4 की बात करूं यानी मीथेन गैस की बात करूं, फायर डैम की बात करूं, मार्स गैस की बात करूं, तो 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिटर्न साइड में। ठीक है, रिटर्न साइड में, और माइंस में कहीं भी 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में कहीं पर भी 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकता है, CO2 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो CO2 कहीं पर भी 0.5% से बेसिकली कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है CO2। ठीक है, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी पूछता, परमिसिबल लिमिट क्या होता है, तो 50 ppm इसका परमिसिबल लिमिट होता है। अगर आपसे हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पूछे
तो इस केस में ये 10 ppm होता है। स्टिंग डैम जो है वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, गंधक गैस जिसको बोलते हैं, ये 5 ppm से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में पूछता है, NOx के बारे में पूछता है, नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में, तो ये भी 5 ppm से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये सब सवाल अक्सर पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये सभी सवालों को, ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है ऑक्सीजन कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि जो दूसरी बार यही रिपीट करेगा। अब यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके कुछ भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन का, CH4 का, CO2 का, CO गैस का, H2S का, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड का, नाइट्रस गैस का, कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार अगर हम वुडन पिलर मेथड चला रहे हैं, तो इस केस में जो गैलरी का विड्थ है ये कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर तो हो गया 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो विड्थ होता है गैलरी का मैक्सिमम कोल माइंस में, आप 4.8 मीटर रख सकते हैं वुडन पिलर मेथड में। लेकिन अगर आप हाइट की बात करोगे ना, तो हाइट 3 मीटर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसा गैलरी है जिसमें पानी का संभावना है, यानी कि आपका वाटर बियरिंग स्टार्टर हो सकता है या पानी हो सकता है, तो उस केस में जब हम पहुंचने वाले रहते हैं, तो उसके पहले ही हम लोग हाइट इसको कम कर लेते हैं और हाइट हम लोग 2.4 मीटर रखते हैं उस केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका मोटिव कॉलम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोटिव कॉलम के बारे में है कि आखिर मोटिव कॉलम किससे रिलेटेड है, कौन से टर्म से रिलेटेड है इनमें से। तो मोटिव कॉलम बेसिकली माइन वेंटिलेशन से रिलेटेड है। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है आजकल, न्यूमेरिकल पूछ देता है, ठीक है। आजकल न्यूमेरिकल पूछ देता है, अगर आप मोटिव कॉलम निकाल लेंगे तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर पूछ सकता है आपसे, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जब क्लासेस कराते हैं तो पूरा डिटेल में एक एक चीज को पढ़ते हैं। अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर में जाके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं यार, है ना। अब बहुत ज़्यादा मैं लूंगा नहीं, बेच क्लोज क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा बच्चे मैं ले नहीं सकता हूँ, जितने भी आ गए आ गए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो देखो यार मोटिव कॉलम क्या होता है। देखो ऐसा है, मोटिव कॉलम को हम ऐसा कह सकते हैं कि यार जब हम नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर की बात करते हैं, इन केस ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, तो जो आपका एयर होता है ना, एयर एयर का कुछ ना कुछ एक वेट होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। तो जनरली अब हम समझते हैं इसको सिंपल भाषा में, एक होता है आपका डाउन कास्ट शाफ्ट, एक होता है आपका अप कास्ट शाफ्ट, ठीक है। एक अगर मैं डाउन कास्ट शाफ्ट कहता हूँ तो एक आपका अप कास्ट शाफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली थोड़ा सा हाइट पे होता है और ये डाउन पे होता है। तो डाउन का हिसाब से हम लोग शुद्ध हवा भेजते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ड्राई हवा भेजते हैं, शुद्ध हवा भेजते हैं, और ठंडी हवा भेजते हैं, कूल एयर भेजते हैं, ठीक है। तो ये अंदर जाता है और बहुत सारे गैसेस को मिक्स करके लास्ट में जब अवकाश साफ से निकलता है, तो इसमें बहुत सारे गंदगी होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, मिक्स हो जाते हैं इसमें, और ये हवा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो डाउन कास्ट शाफ्ट में जब हम ठंडी हवा भेजते हैं तो उसका एक वजन होता है। डाउन कास्ट शाफ्ट में बेसिकली जितना हमको भेजना चाहिए उससे कभी कभी वजन बढ़ जाता है, है ना। तो इससे क्या होता है, जो एनवीपी का हाइट होता है वो बेसिकली राइज कर जाता है, डाउन कास्ट शाफ्ट में राइज कर जाता है, ठीक है। तो मोटिव कॉलम बेसिकली क्या है, तो मोटिव कॉलम बेसिकली दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। मोटिव कॉलम को हम एक तरह से कह सकते हैं जो एक्सेस वेट है ना, डाउन का शाफ्ट में एयर कॉलम का, और, और डाउन का आपका अपका शाफ्ट का जो कंपेयर करेंगे, तो जो एक्सेस वेट है उसी को हम लोग मोटिव कॉलम बोल सकते हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझिए, एक तरफ ठंडा हवा, एक तरफ गर्म हवा, ठीक है। तो ठंडा हवा का एक वजन होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठंडी हवा नीचे होती है, गर्म हवा ऊपर होता है, इसीलिए तो जो आपका होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, उससे जब ज्यादा हो जाता है, जब एक्सेस हो जाता है वो हवा, ठंडा हवा, तो इसी का एक हाइट बन जाता है, कॉलम बन जाता है, इसी को मोटिव कॉलम बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में आप याद रख सकते हैं, टेक्निकल बात तो ये नहीं है, लेकिन एक सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं। देखिए मोटिव कॉलम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो मोटिव कॉलम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर जानना पड़ेगा, भाई हवा की टेम्परेचर कितना है। अब टेम्परेचर हम लोग पहले अपकास्ट शाफ्ट में भी जानते हैं, और हमको डाउन कास्ट शाफ्ट में भी जानना पड़ता है। टीडी मतलब डाउन कास्ट, टी अप मतलब अपकास्ट, ठीक है। और ये होता है डाउन कास्ट। कभी कभी न्यूमेरिकल ये पूछता है हमसे, ये कहा जाता है कि भाई मोटिव कॉलम का हाइट निकालिए, मोटिव कॉलम का हाइट निकालिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है
अपकास्ट शाफ्ट का, पहले ये पता करते हैं, फिर हम लोग टेम्परेचर डाउनकास्ट शाफ्ट का पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों को डिवाइडेड बाय 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट इनटू डेप्थ, ठीक है, इनटू बेसिकली डेप्थ ऑफ मोटिव कॉलम, जो हायर लेवल से लोअर लेवल तक का जो डेप्थ है वो पता करते हैं। जस्ट अ सेकेंड यार, बार बार बेल बज रहे हैं भाई, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, फटाफट बनाते हैं। तो हम ये पूछ रहे थे कि मोटिव कॉलम को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मोटिव कॉलम निकालने का यही तरीका होता है, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मोटिव कॉलम निकालते हैं। बेसिकली मोटिव कॉलम होता है क्या, मैंने आपको बताया कि भाई जब आप सरफेस से हवा भेजते हैं डाउनकास्ट शाफ्ट में, तो ठंडी हवा भेजते हैं, तो कभी कभी जितना हवा जाना चाहिए था उससे ज्यादा एक हवा आपका चला जाता है, तो ये जो एक्सेस हाइट बन जाता है हवा का, एक्सेस आपका हाइट बन जाता है, इसी को मोटिव कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे लिए टेम्परेचर जरूरी होता है। टेम्परेचर अपकास्ट का माइनस करते हैं टेम्परेचर डाउनकास्ट से, डिवाइडेड बाई 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट, और डेप्थ जो हो गया डेप्थ ऑफ शाफ्ट समझ लीजिए, शाफ्ट का जो डेप्थ होता है इससे हम लोग मोटिव कॉलम निकालते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल आजकल पूछता है। इसके बाद आपसे कभी कभी पूछता है कि भाई एनबीपी कैसे निकालते हैं, कभी कोई पूछ देता है कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो आपका मोटिव कॉलम होगा, जो मोटिव कॉलम होगा उसको बस डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट, डेंसिटी ऑफ एयर, ऑब्वियस बात है एयर की बात कर रहे हैं हम, ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट का हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब इनटू कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो हमारा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकल जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी बना के पूछ सकते हैं, तो ये सब छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अब आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइंस, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइंस का इनमें से कौन सा ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो चलिए पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइंस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली जब आप रेगुलेशन नंबर 40 की बात करेंगे, एक सेकेंड यार, रेगुलेशन नंबर 40 की बात करेंगे, तो रेगुलेशन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जब ड्यूटी करता है, ठीक है, तो उनका माइंस में क्या ड्यूटी बनता है, एम्प्लॉयड इन माइंस, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो यार, कोई भी आदमी अगर माइंस में ड्यूटी करता है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य ये बनता है कि जो भी आपके रूल है, जो भी आपके रेगुलेशंस है, जैसे सीएमआर वगैरह हो गया, माइंस माइंस रूल वगैरह हो गया, या जो भी बाईलॉज आते हैं, इनका पहले तो फॉलो करना है, इनको पूरा पूरी फॉलो करना है। इसके बाद आपके ऊपर के जो भी अधिकारी होंगे, मैनेजर होंगे, ओवरमैन होंगे, सरदार होंगे, उनकी बात आपको माननी है, उनकी बात आपको लेके चलना है। इसके बाद कोई आपके को वर्कर होंगे, जो आपके को वर्कर होंगे, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, उनको ज्ञान नहीं बांटना है, उनको लालच नहीं देना, उनको डराना धमकाना नहीं है, और उनको काम करने से रोकना नहीं है, मतलब काम में बाधा नहीं डालनी है, ठीक है। इसके बाद जब भी आप माइंस में ड्यूटी करने आते हैं, तो सबसे पहले तो जो फॉर्म डी होता है उसमें आपको अपना हाजिरी बनाना है, बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक मारना है, उसके बाद ही आप माइंस में कार्यस्थल पे जाएंगे। पहला ड्यूटी होता है आपका हाजिरी बनाना, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मान लीजिए कुछ आप आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको माइंस से बाहर जाने बोला गया है, तो आपको बाहर जाना है, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि माइंस में जब भी आप ड्यूटी करते हैं तो पीपीई का पूरा इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, ठीक है। आप पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि सेफ्टी शू हो गया, सेफ्टी हेलमेट हो गया, फ्लोरोसेंट जैकेट हो गया, मास्क हो गया। इसके बाद अगर आप कहीं पे हाइट में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी लाइफ लाइन हो गया, है ना, आपका सेफ्टी हुक वगैरह हो गया, तो ये सब का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दुर्घटना होता है, इसमें पता चलता है कि आप पीपी नहीं पहने थे, तो एक गलती तो आपका ये माना जाएगा कि पीपी आपको पहनना था, आपको बताया गया था लेकिन आपने नहीं पहना। इसके बाद कभी भी कहीं पे डेंजर दिखे, खतरा दिखे, तो तुरंत आपको अपने ऊपर के अधिकारी को बताना है। इमरजेंसी सिचुएशन के छोड़ के कभी भी इसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे अगर फेंसिंग डाला हुआ है तो फेंसिंग से छेड़छाड़ नहीं करना है, फेंसिंग हटाना नहीं है, फेंसिंग क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और कार्यस्थल में कहीं पर भी बिना मतलब का कार्यस्थल अगर आपका है, वर्किंग प्लेस है, तो उसको छोड़ के कहीं भी जाना नहीं है, जहां आपको ड्यूटी दिया गया वहीं रहना है। अगर आपको जाना है तो आपके अपने ऊपर के अधिकारी को बताना है। इसके बाद ड्यूटी के टाइम सोना मना है, ड्यूटी के टाइम आपको कहीं भी सोना नहीं है, ठीक है। बस यही सब नियम हो जाता है जो आपका रेगुलेशन नंबर 40 सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 40 में बताया गया है। मैं आपको जो क्लासेस करवा रहा हूँ अपना ऑनलाइन, उसमें क्या है, जो ड्राफ्ट अभी आई है और जितने सर्कुलर आए हैं, सीएमआर को मैं अपडेटेड वर्जन में पढ़ाने वाला हूँ। सीएमआर 2017 का तो पढ़ाऊंगा ही, जो ड्राफ्ट 2026 आया है उसको भी कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे सर्कुलर के पॉइंट निचोड़ के डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत काम आ जाएगा।
तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे और क्लासेस जाके आप ले सकते हैं। सरदार प्लस ओवरमैन बैच बेसिक टू एडवांस एमसीएल का स्पेशल डेडिकेटेड बैच है। जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि अब इसको जैसे बहुत जल्द बंद करने का मैं सोच रहा हूँ, मतलब बैच को क्लोज करने का सोच रहा हूँ कि बस हो गया इतने बच्चे, है ना? क्योंकि बाद में आते हैं तो उनका भी दिक्कत होता है, हमें भी दिक्कत होता है, बार बार रिवीजन कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो लफड़ा होता है। इसीलिए चलिए अब आते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा ड्यूटी है जो सक्षम व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सक्षम व्यक्ति का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। तो कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी है, रेगुलेशन नंबर 41 में बताई गई है। रेगुलेशन नंबर 41 में बताई गई है कॉम्पिटेंट पर्सन का ड्यूटी। ठीक है, यानी कि सक्षम व्यक्ति के कर्तव्य इसको यही बताया गया है। तो इसमें भी यही है, रूल रेगुलेशन का फॉलो करना है, अपने से ऊपर के पदाधिकारी का बात मानना है। जब तक पदाधिकारी आपको नहीं बोलेगा कहीं भी, तो आपको एक जगह छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाना है। ठीक है, जहां पे आपको नियुक्त करेगा वहीं पे आपको काम करना है। अगर अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपको पहले से ही पदाधिकारी को बताना है कि भाई हम फलना दिन एब्सेंट रहने वाले हैं, ताकि वो वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस सबको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ड्यूटी, एवरी कॉम्पिटेंट पर्सन शैल नॉट absent हिमसेल्फ विदाउट हैविंग प्रिवर्स। तो ये तो ड्यूटी है, यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये तो ड्यूटी है भाई कि बिना अधिकारी को बताए आप absent नहीं कर सकते हैं। द कॉम्पिटेंट पर्सन शैल नॉट रिपोर्ट टू द सुपीरियर ऑफिशियल, ना सुपीरियर ऑफिशियल को ड्यूटी नहीं बताना, रिपोर्ट नहीं देना, ये ड्यूटी थोड़ी है, रिपोर्ट देना ड्यूटी है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है तो देखते हैं। बोला गया है द सिग्नल वायर इन हॉलेज रोडवे शुड नॉट बी एनर्जाइज्ड एट मोर, मतलब इससे ज्यादा वोल्टेज पे वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वोल्ट। लेकिन सॉरी लेकिन आप सिर्फ ये पढ़ लोगे तो क्या आपका काम चल जाएगा? क्या पिछली बार जो पूछा था क्या वही पूछेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जाते हैं कि यार ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसी चीज को रट लो जो पूछा था। नहीं भाई, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई उपाय नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अगला टॉपिक है मैक्सिमम वोल्टेज। मैं फटाफट बता दे रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो कोलियरी में जो वोल्टेज आती है, कोलियरी छोड़ो, कोलियरी नहीं, सेंट्रल वर्क से शुरू करता हूं मैं, है ना। सेकेंड यार, वर्क राइटिंग टैब इतना धोखा देता है ना आजकल, बहुत डिस्टर्ब करता है यार। चलिए ठीक है, कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हर एरिया में एक सेंट्रल सब स्टेशन होता है, एक सेंट्रल सब स्टेशन होता है। ठीक है, वहां से पावर आता है जाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो पूरे एरिया को बिजली दे रहा हो, उसमें जनरली 132 केवी तक मैक्सिमम वोल्टेज आप दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब इसमें हो सकता है कि 4 अलग अलग कॉलोनी को बिजली दिया जा रहा हो, 4 अलग अलग माइंस को बिजली दिया जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद माइंस का अपना एक सब स्टेशन होता है, माइंस का अपना एक सब स्टेशन होता है। ठीक है, तो माइंस में अगर सब स्टेशन है, जैसे मान लीजिए 2 3 या बड़ा माइंस है, तो उस केस में 33 केवी तक आप वोल्टेज दे सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं कोलियरी। कोलियरी छोटे बेसिकली होते हैं, है ना, एक छोटा लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो कोलियरी की अगर मैं बात करूं तो 11 केवी यानी कि 11 केवी तक आप वोल्टेज दे सकते हैं। इनकमिंग वोल्टेज की बात मैं कर रहा हूँ, ये सब में इनकमिंग वोल्टेज है। ठीक है, इस सभी केसेस में इनकमिंग वोल्टेज है, इतना वोल्टेज तक आप मैक्सिमम दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि माइंस में आप कितना यूज कर सकते हैं, यूजेबल वोल्टेज क्या होता है? तो यूजेबल वोल्टेज जनरली होता है 6.6 केवी। ठीक है, केवी 1 केवी का मतलब क्या होता है? 1 केवी का मतलब होता है 1000 वोल्ट। ठीक है, 1000 वोल्ट होता है आपका 1 केवी का मतलब, है ना। तो 6.6 केवी का मतलब क्या होगा? 6600 वोल्ट। ठीक है, 6600 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? आपसे पूछता है भाई हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो 125 वोल्ट आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जो हाथ वाला ड्रिल मशीन होता है जो अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये छोटे छोटे जो ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं कहीं पे हल्का फुल्का ड्रिल करने के लिए, उसको हम लोग 125 वोल्ट पे मैक्सिमम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद लाइटिंग के बारे में पूछता है यार, लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग के बारे में पूछता है। सबसे पहले तो अंडरग्राउंड माइंस में लाइटिंग के लिए मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 125 वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओपन कास्ट माइंस में लाइटिंग के लिए कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 250 वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर आपसे पूछता है कि जो हम पोर्टेबल लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, पोर्टेबल हैंड लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना वोल्टेज पे कर सकते हैं, तो 30 वोल्ट ये केस है अंडरग्राउंड का, अपन कास्ट में से कोई लिमिट नहीं है। पोर्टेबल जो हाथ में लेके घूमने वाले लैंप होते हैं, बहुत कम जगह पर अभी इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपका 30 वोल्ट पे इस्तेमाल होता है। फिर आपसे पूछा जाता है यार कभी-कभी कि रिमोट कंट्रोल एंड इंटरलॉकिंग सर्किट, अगर रिमोट कंट्रोल इंटरलॉकिंग सर्किट की बात करें तो वो 30 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। जो बड़े-बड़े मशीनरी होती हैं जिनको रिमोट से चलाया जाता है, तो रिमोट कंट्रोल इंटरलॉकिंग सर्किट में 30 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। इसके बाद कभी-कभी पूछता है जो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल वोल्टेज होता है, ठीक है? वोल्टेज होता है, इसमें हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, तो 650 वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम उसको चला के ले जा सकते हैं, जैसे एलएसडी वेलएसडी जितना भी चीजें होती हैं वो इसी के अंदर में आ जाती है, इस कैटेगरी में। मैं बताता हूँ अभी उसको, ठीक है? इसके बाद आपसे पूछता है कि सिग्नलिंग में, अगर हम सिग्नलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 30 वोल्ट, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है? इसके बाद बोलता है कभी-कभी कि अर्थिंग का क्या प्रोविजन है भाई, अर्थिंग का क्या प्रोविजन है, तो 30 वोल्ट से ज्यादा, है ना? जो हम लोग अर्थिंग करते हैं उसमें 30 वोल्ट से ज्यादा हमको करंट देना पड़ता है, तब जाके हम अर्थिंग कर पाते हैं, ठीक है? इसके बाद कभी-कभी पूछता है इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, तो ये तो आपको पता है क्या होता है इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, कि इतना स्पार्क जनरेट नहीं करता है कि बाहर खतरा हो सकता है, ठीक है ना? बहुत कम वोल्टेज पे वही ऑपरेट ही करता है, जिसके चलते उसमें खतरा ना हो सके, है ना? लेकिन उसमें ये नहीं पूछता है, आपको पूछेगा कि भाई अगर डीसी वोल्टेज है तो मैक्सिमम इंट्रिंसिकली सेफ वोल्टेज कितना दे सकते हैं, तो 24 वोल्ट आप डीसी वोल्टेज अगर दे रहे हैं तो दे सकते हैं। और अगर एसी दे रहे हैं तो चूंकि एसी थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए हम लोग 15 वोल्ट यानी कि कम देते हैं इसको, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखेंगे, एसी डीसी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे समझिए, ए पहले आता है, उसका बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ठीक है? तो पहले कौन सा नंबर आएगा, 15 आएगा, फिर 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करते करते 24 आएगा। तो यहाँ वोल्ट वोल्ट लगा दिए, मतलब एसी वाले में 15 वोल्ट, डीसी वाले में 24 वोल्ट, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है यार। अगर इतना याद रखोगे ना तो आपका इधर का तो काम चल जाएगा, ठीक है? फिलहाल आपका इधर का काम चल जाएगा। इसके बाद और कुछ चीजें हैं, ठीक है? चलो वोल्टेज वाला पकड़े हैं तो यार थोड़ा सा और पढ़ा आपको बता देते हैं। देखो अगर आपसे पूछता है लो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो लो वोल्टेज का मतलब होता है 250 वोल्ट तक अगर आप माइंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम लोग लो वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है मीडियम वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो मीडियम वोल्टेज बोलते हैं अगर आप 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। फिर आपको बोलता है कि भाई हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, फिर तो हाई वोल्टेज बोलते हैं अगर हम 650 वोल्ट से लेकर के 33,000 है ना, इसको मतलब 33 केवी है ना, 33 केवी, अगर आप इतना इस्तेमाल करते हैं तो इस केस में इसको हाई वोल्टेज बोलते हैं। फिर होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं अगर आप 33 केवी यानी 33,000 से ज्यादा का अगर वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं, ठीक है? तो यहां तक आपका क्लियर हो गया यार, एक बार देखिएगा। आई थिंक टाइम भी बड़ा कम है मेरे पास यार। चलिए ठीक है, फटाफट आगे क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने, कोई बात नहीं। आपके लिए ज़रूरी है यार, अगर इतना समझोगे तो फिर आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं फिर, है ना? अगला क्वेश्चन है इन फ्रीजिंग मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर सर्कुलेशन। अगर फ्रीजिंग मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग है तो उसमें हम लोग सर्कुलेशन मेथड में, फ्रीजिंग मेथड में कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा CaCl2, जिसको हम लोग बेराइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेराइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? देखिए एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो हम बोर होल करते हैं, ठीक है? बोर होल करेंगे कहाँ पे, पत्थर में, चट्टान में बोर होल इसलिए करते हैं जिसमें ज्यादा पानी रहता है, बहुत एक्सेस ओवरफ्लो हो जाता है पानी का, तो उस पानी को रोकने के लिए, जमाने के लिए हम लोग शाफ्ट सिंकिंग मेथड में, जब हम शाफ्ट बना रहे होते हैं अगर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस पर दिक्कत हो जाता है ना भाई, पानी बार बार हम खाली करें, है ना, डिवाटरिंग करें कि हम सिंकिंग करें कि क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग शाफ्ट सिंकिंग में फ्रीजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने बोर होल किया, बोर होल करने के बाद हम लोग डबल वाल फ्रीजिंग पाइप डालते हैं, डबल वाल फ्रीजिंग पाइप डालते हैं, ठीक है ना? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं, किस चीज का सॉल्यूशन, तो जो मैंने आपको बताया CaCl2, जिसको बेराइन सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको डालते हैं। जनरली इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये टेम्परेचर डाल के इसके बाद हम उसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा जम जाता है। जमने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस वाल बोलते हैं, आइस वाल बोलते हैं। तो ये सब जो टर्म है याद रखिएगा, आइस वाल, टेम्परेचर, बोर होल, डबल वाल फ्रीजिंग पाइप्स है, तो ये सब जनरली फ्रीजिंग मेथड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ाना तो मैं बहुत चाहता हूँ आपको, लेकिन
चलिए ठीक है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सिग्नलिंग द कोड्स ऑफ टू रैप्स, मतलब है ना, टू रैप्स का मतलब सिग्नलिंग कोड में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरली दो रैप्स का मतलब होता है लोअरिंग करो, है ना। एक काम करते हैं ना, पूरा जितना है कोड ऑफ सिग्नल पूरा समझा ही देते हैं आपको यार, नहीं तो आज ये पूछ दिया कल वो पूछ दिया तो क्या करोगे। कोड ऑफ सिग्नल का मतलब होता है कि हम लोग सिग्नल के लिए कौन से कोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन से रेप्स यानी घंटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंकिंग शाफ्ट में। सिंकिंग शाफ्ट जब हम लोग कभी भी शाफ्ट बना रहे होते, शाफ्ट खोद रहे होते, तो उस टाइम हम लोग को कौन-कौन से घंटी का मतलब क्या होता है। तो सिंकिंग शाफ्ट में एक नंबर, एक घंटी का 3 मतलब होता है। पहला मतलब होता है भैया रोको, रोकेंगे तभी ना जब मशीन चालू है, इंजन चालू है तब रोकेंगे। दूसरा होता है ढीला रस्सा, ढीला रस्सा सीधा करो, ढीला रस्सा सीधा करो, ठीक है। जब इंजन बंद है, अगर इंजन बंद है तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। इसके बाद एक और घंटी होता है, उसका मतलब होता है कि राइजिंग करो, धीरे-धीरे उठाओ, राइजिंग करो, है ना। ये सॉफ्ट सिंकिंग में 1 घंटे का 3 मतलब होता है। फिर 2 घंटे का मतलब होता है लोअरिंग करो, ठीक है। 2 घंटे का देखिए हर जगह मतलब जनरली लोअरिंग करो ही होता है। पूरा का पूरा अगर पढ़ोगे 2 घंटे का मतलब लोअरिंग करे करो ही होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ बोला है 2 घंटे का मतलब क्या होता है। तो आप सोचते बैठोगे यार सिंकिंग शाफ्ट है, हॉलेज है, शाफ्ट है, सब में अलग-अलग मतलब है क्या? नहीं, 2 घंटे का मतलब सब जगह सेम है, ठीक है। 3 घंटे का मतलब होता है ढीला रस्सा सीधा करो, ढीला रस्सा सीधा करो, ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है आपका शाफ्ट सिंकिंग का कोड ऑफ सिग्नल। अब आते हैं अगला। अब अगला आते हैं हॉलेज। हॉलेज में क्या होता है भैया? हॉलेज में सिंपल है 1, 2, 3, 4। 2 घंटे का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लोअरिंग, है ना? तो ये याद रखिएगा तो बाकी आपका आसान पड़ जाएगा। 1 घंटे का मतलब हर जगह कहीं न कहीं रोको होता है, तो रोको टिक मारेंगे तो गलती तो होगा ही नहीं, है ना? चाहे शाफ्ट सिंकिंग हो, चाहे हॉलेज हो, चाहे शाफ्ट, ठीक है? 3 घंटे का मतलब आपका होता है ऑन करो। यहाँ पे 3 घंटे का मतलब होता है चालू करो, इंजन चालू करो। और 4 घंटे का मतलब होता है राइजिंग करो, धीरे-धीरे उठाओ भाई, धीरे-धीरे उठाओ, है ना? राइज हॉलेज में ये मतलब होता है। इसके बाद हमारा जो शाफ्ट है, एक बार शाफ्ट बन के तैयार हो गया है, तब जाके हम लोग ये शाफ्ट वाला सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी 1 घंटे का 2 मतलब होता है। एक तो हो गया रोको, 1 घंटे का मतलब सब जगह रोको होता ही है, आप टिक मारोगे गलती नहीं होगा। 1 घंटे का मतलब यहाँ पे उठाओ भी होता है, ठीक है? उठाओ मतलब आपका राइजिंग करो। 2 घंटे का मतलब होता है लोअरिंग करो, उतारो, ठीक है? तो यहाँ पे 1 घंटे और 3 घंटे 2 घंटे का मतलब सब जगह सेम होता है, एक एक मतलब तो ये होता ही, ठीक है? इसके बाद 3 घंटे यहाँ पे 2 सिग्नल होते हैं, एक होता है आदमी चढ़ने के लिए तैयार है ना? आदमी चढ़ने के लिए तैयार है, अद बदले में आपका जो बैंक्समैन है वो मारता है कि भाई आदमी को चढ़ा दो, है ना? चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। तो ये मतलब होता है कोड ऑफ सिग्नल में। ये सब घंटी मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि हो सकता है एक बार आपसे ये पूछे, लेकिन अगला बार कुछ भी पूछ सकता हो। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अब इससे सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है? रैप्स वाला सवाल नहीं छूटेगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है कि जो स्टिंग डैम्प है ना? जो आपका स्टिंग डैम्प है, उसका नाम क्या-क्या दिया गया है? ठीक है? देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होता है। सेकंड ईयर हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होता है, H2S इसको लिखते हैं। टिंक डैम्प जिसको हम लोग पोचा गैस भी बोलते हैं, ये जनरली सड़ा हुआ प्याज जैसा स्मेल आता है, सड़ा हुआ टमाटर जैसा स्मेल आता है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो फायर डैम्प किसको बोलते हैं? फायर डैम्प बोलते हैं CH4 को, ठीक है। इसको मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस का मतलब होता है सड़ा हुआ गैस जो होता है, जो किसी के सड़ने गलने से बनता है, उसको हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। बायोगैस में हम लोग जनरली ये निकालते हैं, गोबर ओबर जब बनाते हैं तब भी उसमें से मीथेन निकलता है। उसी मार्स गैस का इस्तेमाल हम लोग गोबर गैस बोल के खाना बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है व्हाइट डैम्प। व्हाइट डैम्प हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं खूनी गैस, ठीक है। खूनी गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको CO गैस बोलते हैं, ठीक है, ये भी इसका नाम है। उसके बाद आपका ब्लैक डैम्प होता है, ठीक है, ब्लैक डैम्प होता है ना। ब्लैक डैम्प जो होता है इसको हम लोग जैसे CO2 और एक्सेस नाइट्रोजन जो होता है, इसका मिश्रण को बोलते हैं गंधक गैस, ओके। सॉरी ब्लैक डैम्प, है ना। ब्लैक डैम्प इसको हम लोग बोलते हैं, ठंडी गैस बोलते हैं इसको। इसके बाद हमारा आता है स्टिंग डैम्प जिसको हम लोग पोचा गैस बोलते हैं। फिर आपका SO2 वाला जो होता है उसको हम लोग गंधक गैस बोलते हैं, ठीक है। सल्फरस गैस बोलते हैं उसको, सल्फरस गैस, ओके। तो ये सब जो नाम है कुछ कॉमन नाम है जो आपसे बहुत बार पूछा है, तो ये नाम आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कभी-कभी ना नाम के साथ ना कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ देता है, ठीक है।
जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ देता है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले पूछता है मीथेन का, तो आपको याद रखना है 0.55 स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मीथेन का। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछेगा तो याद रखिएगा 0.967 यानी 0.97 हो जाता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर सीओ गैस की पूछेगा तो इसका भी 0.97 होता है, लगभग सेम होता है ये। इसके बाद अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो 1.1 होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपसे H2S का पूछे, स्टिंग डैम्प का पूछे, हाइड्रोजन सल्फाइड का पूछे, तो इसको हम लोग 1.17 होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो 1.5 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपसे ब्लैक डैम्प का पूछे तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1.5 होता है। अगर आपसे नाइट्रस फ्यूम्स का पूछे तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.59 होता है। अगर आपसे SO2 जो कि गंधक गैस होता है, सबसे भारी गैस होता है, इसके बारे में पूछे तो 2.2 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए एक टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लिए, याद कर लिए तो मतलब यही वाला रिपीट करेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। वो कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, ठीक है। आजकल एग्जामिनर बहुत चालू हो गया है, रटा रटाए क्वेश्चन देता नहीं है जनरली। तो ये अगर आप याद कर लिए तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है फाड़ डालो सबको, फिर देखो क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से जवाब दोगे। आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करते हैं यार कि आपको ये एमसीक्यू पसंद आया होगा। एमसीक्यू में बहुत रिवीजन कराने वाला हूँ, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में तो पूरा ही पूरा कराता हूँ। इसमें मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश करूंगा आपके साथ रिवाइज करने का। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ले लेंगे यार। बैच में क्लोज करूंगा, बंद करूंगा, मतलब और नया एंट्री को लेना, क्योंकि बार बार उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए मैनेज करना पड़ता है। तो आप जल्दी जल्दी ले लीजिए। ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन है, नया नया अभी अभी ऐप बना है और नया नया क्लास भी स्टार्ट हुआ है। 5 स्टार रेटिंग है, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास प्लस की तरफ से बनाया गया ऐप है ये। तो इसमें माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बैच C16 को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बेसिक टू एडवांस में क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ आपको क्वेरी करना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6200670155। कॉल अवॉइड कीजिएगा, लेकिन कॉल भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। 6200670155। मेरा नाम है दीपक साहू। मैं खुद एक कोल इंडिया लिमिटेड में माइनिंग सरदार के पद पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन और पैटर्न्स पूछे जा रहे हैं अभी के डेट में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।